नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और देश की बात में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी की। एनडीए के संभावित उम्मीदवारों में से कौन कौन से नाम हैं ये हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि इसके लिए गठजोड़ के भीतर दांव पेच और जोड़ तोड़ कैसी चल रही है। साथ ही संभावनाएं टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरी बार देश को महिला राष्ट्रपति मिल सकेंगी और यदि महिला राष्ट्रपति मिलती है तो वो नाम कौन से हैं जो इस रेस में सबसे आगे हैं। गठबंधन में प्रधानमंत्री की आम राय बनाने की कोशिश पर भी हम एक नज़र डालेंगे और तमाम सांसदों से मिलने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की क्या मंशा है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लोकसभा में जीएसटी को लेकर चली मैराथन बहस पर भी हम आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे और धोनी के आधार की जानकारी लीक होने पर अरुण जेटली और पी चिदम्बरम के बीच कैसी नोक-झोंक हुई वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत भी और यहाँ पर क्यों तेज हो रहा है राम मंदिर का राग, ये हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के पहले दिन गृह प्रवेश के साथ सीएम योगी का सूर्य नमस्कार नमाज को समान बताने का जो बयान है उसके पीछे की क्या मंशा है, क्या इसके मायने हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखेंगे बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई से कैसे तनाव अब बढ़ता जा रहा है, दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। एंटी रोमियो मुहिम की आड़ में निर्दोषों पर कैसे टूट रहा है पुलिसिया कहर, ये भी हम बताएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि एपीएन की खबर का कैसा असर हुआ। एक तलाक जो एक पति ने दिया था, गर्भपात न कराने पर तलाक देने की घटना से शुरू हुई थी, अब इसकी जांच शुरू हो गई है। एपीएन की खबर का ये असर है। सुनवाएंगे आपको 3 तलाक के खिलाफ इस पीड़ित की मोदी और योगी से गुहार भी। बागपत में भी एपीएन की खबर का असर हुआ है। बागपत में भी महिलाओं को पीटने वाले दबंगों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। एपीएन पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और ये दोनों ही बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि योगी के अनुशासन के असर से कैसे गोवा के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। अफ्रीकी छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला भी हम उठाएंगे और बात करेंगे 84 के दंगों के मामलों की दोबारा जांच की अदालती आदेश के भी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप और मोदी की साल के आखिर में मुलाकात की जो संभावनाएं हैं उसमें ट्रंप कैसी तैयारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की, इसका पूरा एक ब्यौरा हम आपके सामने रखेंगे। रूस के मिसाइल टेस्ट से क्यों चौंकी है पूरी दुनिया, इस मिसाइल की क्या खासियत है और क्यों इससे पूरी दुनिया को डर लग रहा है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात इतिहास की होगी, बात सीने पर्दे के एक बेहद हसीन चेहरे की भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के इस नए सफर को। और देश की बात की सबसे बड़ी खबर सबसे सर्वोच्च पद से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात से इनकार किया है कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। भागवत ने नागपुर में कहा कि वो संघ का काम करना चाहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। अगर ऐसा प्रस्ताव आया भी तो वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति पद के लिए अच्छी पसंद वो साबित होंगे और उन्हें ही इसके लिए पसंद किया जाना चाहिए। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था कि वो संघ की विचारधारा से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के लिए स्वीकार नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है वो सबसे बड़ी कवायद है जो कि अभी के सरकार के सामने है। ऐसे में कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो नाम हम आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर मोहन भागवत को क्यों बयान देना पड़ा कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम के प्रस्ताव की अटकलों को आरएसएस प्रमुख ने विराम दे दिया है। नागपुर में मोहन भागवत ने साफ कहा कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव आता भी है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जी बातमी मीडियाने दिली आहे ते होणार नाहीये।
संघामध्ये काम करतो आम्ही. त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्हाला जायचं नाही. तो दरवाजा बंद करून आम्ही इकडे आलो. मोहन भागवत ने कहा कि वो संघ का काम करना पसंद करेंगे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो मोहन भागवत सबसे बेहतर पसंद होंगे। शिवसेना ने ये बात कयासों के आधार पर कही थी। साथ ही ये शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी कहा था कि प्रस्तावित नाम पर अंतिम फैसला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही लेंगे। हमने तो कल हमारी पार्टी की भूमिका स्पष्ट कर दी। मोहन भागवत जी का नाम अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है तो ये हमारे लिए, देश के लिए, एनडीए के लिए, सबके लिए खुशी की बात है। शिवसेना बीजेपी से राष्ट्रपति पद के लिए कड़ी सौदेबाजी के मूड में है। बीएमसी चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के रिश्तों की गर्माहट कम हो गई है। इसीलिए संजय राउत ने बीजेपी को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में चर्चा के लिए आने का निमंत्रण दिया है। वहीं कांग्रेस ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम का समर्थन नहीं करेगी जो संघ परिवार से जुड़ा हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाना अब आसान माना जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने मनपसंद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए शिवसेना का सहयोग भी जरूरी है। ऐसे में अगर शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन देती है तो बीजेपी की हसरतों पर लगाम लग सकती है। ऐसे में मोहन भागवत का नाम उछालना भी शिवसेना की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 5,49,000 वोटों की दरकार होती है। सचिन शर्मा, एपीएन। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। राजनीतिक हलचल को देखते हुए देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलने के भी आसार बन रहे हैं। मोहन भागवत, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और थावरचंद गहलोत के नाम भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में गाहे बगाहे आते जा रहे हैं और कई सूत्र ये भी बताते हैं कि इसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम शायद सबसे आगे है। लेकिन इन नामों के साथ कुछ न कुछ अड़चने हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी अहम दावेदार माना जा रहा है। इनमें अब तक सुमित्रा महाजन सबसे आगे बताई जा रही हैं। उधर द्रौपदी मुर्मू एक छुपा हुआ चेहरा जो कि अचानक से आगे आ सकती हैं, वो भी साबित हो सकती हैं। और द्रौपदी मुर्मू के साथ एक अच्छी बात ये भी है कि वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि कौन से चेहरे के साथ क्या धनात्मक है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो उनके खिलाफ जा सकते हैं, और ऐसे में क्या वाकई दूसरी बार महिला राष्ट्रपति बनने के आसार दिख रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ताई यानी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। राष्ट्रपति पद की दौड़ में सुमित्रा महाजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पहली पसंद बताई जा रही हैं। एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार लोकसभा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी ताई के नाम पर दर्ज है। सुमित्रा महाजन ने पहली बार 1989 में कांग्रेस के धाकड़ नेता पीसी सेठी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब से वो लगातार इंदौर से सांसद हैं। ताई ने लोकसभा चुनाव के दौरान स्कूटर से भी प्रचार किया था। यही नहीं, स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव भी सुमित्रा महाजन ने ही शुरू किया, जिसके तहत सांसदों को विभिन्न विषयों पर शोध सामग्री और विशेषज्ञों की मदद मुहैया कराई जाती है। सुमित्रा महाजन की इस पहल की प्रधानमंत्री मोदी भी सराहना कर चुके हैं। ताई का विरोध करने वाले इंदौर की स्थानीय राजनीति में उनकी दखल देने की आदत का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन की दावेदारी पर इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। ताई के बाद दूसरा अहम नाम है द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल और पहली आदिवासी महिला हैं जो राज्यपाल बनी। इनका नाम भी इस रेस में चल रहा है। मुर्मू पहली महिला ओडिया नेता है जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू 2000 से 2004 तक उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक और राज्य में मंत्री भी रही। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी आदिवासी कार्ड खेल सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी
राष्ट्रपति पद की महिला उम्मीदवारों में सशक्त दावेदार हैं। वो विदेश मामलों में बहुत सक्रिय हैं। मुद्दों को सुलझाना वो अच्छे से जानती हैं। माना जाता है कि प्रधानमंत्री भी उनको राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आडवाणी खेमे का माना जाता है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी का नाम राष्ट्रपति की रेस में अहम माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रपति बनाकर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में कुछ नेता आडवाणी को राष्ट्रपति बनाए जाने के खिलाफ हैं। उनको लेकर वो नेतृत्व सशंक नजर आ रहे हैं। अयोध्या मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की आशंका के मद्देनजर उनकी दावेदारी को खारिज करना आसान हो गया है। उनके बाद कैबिनेट मंत्री नायडू का नाम भी इस रेस में चल रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हर सलाह को मानते हैं। वहीं मुरली मनोहर जोशी का नाम भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। वो यूपी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में थे, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने आरएसएस के नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन जोशी को भी राम मंदिर के मुद्दे से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनके बाद थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट के बड़ा दलित चेहरा है। दलितों में वो एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति की रेस में इनको भी सशक्त दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं के अलावा विपक्ष से शरद पवार भी राष्ट्रपति की रेस में शामिल हैं। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनको राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन पवार इसके लिए मन नहीं बना पा रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी शिवसेना की विरोध की राजनीति खत्म हो सकती है। इन सियासी हालात में देश को किसी महिला राष्ट्रपति मिलने के आसार अब ज्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं। रजत मिश्रा, एपीएन। नवरात्रों के दौरान आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया। इस दौरान बाबा रामदेव उनसे मिलने आने वाले पहले मेहमान बने। दोपहर बाद योगी ने स्वामी रामदेव के साथ योग सम्मेलन में भी भाग लिया, जबकि शाम को योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार पर भी बुलाया। सीएम आवास के शुद्धिकरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने 12:10 पर सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया। योगी के लिए बंगले का सारा फर्नीचर और सामान निकालकर बिल्कुल खाली कर दिया गया था और बंगले को अंदर से सफेद रंग से पेंट किया गया। घर के अंदर चमड़े का कोई सामान नहीं है। घर में लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने और सीएम आवास के बाद दोनों एक साथ योग सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी ने एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की सलाह दी है, तो खुद भी उनके रास्ते पर चलने का प्रण लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं। सीएम योगी के गृह प्रवेश के चलते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले कालिदास मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सीएम योगी ने खुद पूजा और कर्मकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो योगी आदित्यनाथ को नया घर मिला है और जैसे उन्होंने इसमें प्रवेश किया, पुराने तमाम सामानों को बाहर निकाला गया, विशेषकर जो सामान चमड़े के बने हुए थे। उधर लखनऊ में योग सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य नमस्कार नमाज से मिलता जुलता है और सूर्य नमस्कार और नमाज की मुद्राएं लगभग एक जैसी ही हैं। योगी ने कहा कि साल 2014 से पहले योग की बात सांप्रदायिकता थी, लेकिन असल में योग किसी जाति, उम्र और लिंग का मोहताज नहीं है। योग के जरिए बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है और इसमें कोई शक नहीं कि आज योग पूरे विश्व में छाया हुआ है और इसमें कई बड़े योगियों और जानकारों का भी
योगदान है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की है। इस लिहाज से आज जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में योग महासम्मेलन हुआ है बाबा रामदेव के संरक्षण में, जाहिर सी बात है कि उसकी भी चर्चा बेहद हो रही है। योग के अलावा वहां पर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बिजली की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में करार पर दस्तखत होंगे। श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ और रामलला की वजह से वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थनगर हमारी प्राथमिकता में हैं और यही वो दो नाम हैं जो हमारे लिए वीवीआईपी हैं और इन शहरों में तो लगातार बिजली दी ही जाएगी। इसके अलावा तमाम शक्तिपीठों में भी बिजली की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। यूपी को 24 घंटे रोशन करने के लिए मोदी और योगी ने जुगत बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में बिजली को बड़ा मुद्दा बनाने वाली बीजेपी यूपी में सरकार बनते ही इसे लेकर एक्शन में आ गई है। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घर घर बिजली पहुंचाने के वादे को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। सरकार का लक्ष्य 2019 तक राज्य में सबको 24 घंटे बिजली देने का है और यही कारण है कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। पावर फॉर ऑल का जो एक करार था जो केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राज्यों की सरकारों ने किया है, लेकिन पूर्ववर्ती अखिलेशी की सरकार ने वो करार नहीं किया था। 14 अप्रैल को वह करार भारतीय जनता पार्टी की श्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार केंद्र सरकार के साथ वह करार करेगी, जिससे कि हम बिजली के क्षेत्र में पीछे ना रहें और कोई कमी रहे तो वो पूरी हो, बिना किसी व्यवधान के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचे, खेत तक बिजली पहुंचे। श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार चाहती तो केंद्र के साथ समझौता कर सकती थी, लेकिन राजनीति के चलते उसने ऐसा नहीं किया। अब यूपी सरकार की कोशिश केंद्र की मदद से यूपी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की है। आप गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बहुत सुधार देखेंगे। गर्मी में भी वहां पे बिजली की किल्लत ना हो, अच्छे तरीके से मिल सके, ट्रांसमिशन के ऊपर, विद्युतीकरण के ऊपर, घर घर तक बिजली पहुंचाने के ऊपर सभी पहलुओं पे बात हुए। समझौते के तहत राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत सुधारी जाएगी। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन इसके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। यदि मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश के गांवों की बात की जाए, लगभग 48% घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई। यानी अगले 2 साल में यूपी के गांवों में करीब 52% घरों में बिजली पहुंचानी होगी। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में जिन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, उसमें से यूपी के 1,529 गांव थे। इनमें से 1,464 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार अगले 2 सालों में यूपी के हर घर में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिजली एक बड़ा मसला होने जा रहा है। अब बिजली के बाद मंदिर की बात करते हैं। पहले केंद्र में मोदी सरकार और अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। ऐसे में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठना, बार बार उठना स्वाभाविक है। लखनऊ में योग सम्मेलन के दौरान योग गुरु रामदेव ने बातों बातों में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत की, तो राजनीतिक दलों और धर्म गुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। मौका था लखनऊ में योग सम्मेलन का, लेकिन यहाँ भी राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन में भाग ले रहे योग गुरु रामदेव ने संकेतों में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण पर जोर दिया। रामदेव ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाने वाला मुगल शासक बाबर भारत में पैदा नहीं हुआ था, जबकि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भैया तो सारा देश और सारी दुनिया जानती है बाबर को हिंदुस्तान में, और अयोध्या में तो पैदा नहीं हुआ, वहाँ तो योगेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का ही जन्म हुआ। तो ऐसे में वहाँ पर राम मंदिर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। आपस में मिल बैठ करके इसका जरूर समाधान निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में विचार विमर्श कर अयोध्या मुद्दे का निपटारा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी नेता राम मंदिर को लेकर अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है।
लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए भाग रहा है, इसके लिए जिलानी साहब भाग रहे हैं। जबकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि न्यायपालिका का फैसला उनके लिए सर्वमान्य होगा। ये कह रहे हैं कि बाहर सेटल कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम बाहर सेटल करने में भाग रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोर्ट से भाग रहे हैं। आना तो दीजिए कोर्ट का फैसला, हम एहतराम करेंगे कोर्ट के फैसले का, चाहे वो मंदिर का दे या मस्जिद का दे। यूपी में आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। आम चुनाव में भी 2 साल का वक्त है, लेकिन मंदिर निर्माण के नाम पर कई नेता अपनी राजनीति चमकाने का अवसर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं और राष्ट्रीय खबरों में शामिल हैं। यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के फैसले के बाद हो रही कार्रवाई पर अब सियासी रंग चढ़ता दिख रहा है। कुछ ऐसा ही मामला आज सामने आया संभल में, जहां बूचड़खाना बंद कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के फैसले का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा है। झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम शुरू हो गया है और यही कार्य अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसने की बात कही थी। सत्ता में आने के साथ ही उस पर अमल भी शुरू हो गया, लेकिन अब ये मामला सियासी होता जा रहा है। संभल में नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में अवैध बूचड़खाना बंद कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। इस पथराव में कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आईं। अराजक भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की। प्रशासन की नाकामी है ये, और प्रशासन अगर नाकाम हो रहा है तो हम ऊपर सरकार को, अपने जो हमारे ऊपर मुख्यमंत्री बैठे हुए उन्हें सुविधा देंगे। हमारा पूरा का पूरा प्रयास ये है कि संभल में किसी भी तरीके से अमन कायम रहे, और कोई भी बदतमीजी नाजायज तरीके से पुलिस को हुई है, इसका पुलिस को जवाब देना चाहिए। योगी सरकार के फैसले का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीट और चिकन की दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। शिव सैनिकों ने नवरात्र के मद्देनजर मीट और चिकन की करीब 500 दुकानों को जबरन बंद करा दिया। उस दौरान शिव सैनिकों की कुछ दुकानदारों के साथ बहस भी हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर से पल्ला झाड़ती नजर आई। तो कुछ हमने 3 दिन पहले ही उनको लेटर इश्यू करने शुरू कर दिए थे। लेटर्स दिए हमने बताया था, और सबकी रजामंदी से जो मार्केट है वो बंद हुई है। किसी भी दुकान को इलीगल तरीके से बंद कराने का किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बट हमारे पास अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। जो भी कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी परमिशन नहीं है। झारखंड में भी अवैध बूचड़खाने को बंद कराने का सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। अवैध बूचड़खाने और प्रतिबंधित मांस की बिक्री रोकने के आदेश जारी किए गए। इतना ही नहीं, योगी सरकार के फैसले के बाद रघुबर दास सरकार ने झारखंड में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया। संभल से नितिन सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उत्तर प्रदेश की बात चली है तो आगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 चेहरे आपको हम दिखाएंगे। एक तो वो चेहरा जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस या आमतौर पर पुलिस बदनाम रहती है, और एक दूसरा वो चेहरा जो आमतौर पर नहीं दिखता है। कैसे पुलिस वाले भी गीत गाते हैं, गाने गाते हैं और अपना दुख दर्द भुलाते हैं, और उसके अलावा ये भी हम आपको दिखाएं कैसे दूसरों के दुख दर्द का कारण पुलिस ही बन जाती है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं APN की खबर की असर की। जब बात APN की खबर के असर की हो रही हो तो आपको बता दें कि बागपत में एक प्रधान द्वारा महिला की पिटाई का मामला सामने आने पर APN ने उसे सबसे पहले जोर शोर से उठाया और सबके सामने रखा, और आखिरकार प्रशासन की नींद खुली और इस मामले की उसने सुध ली, और SP के आदेश पर 2 लोगों को इस पूरे मसले में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी बचे 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। APN पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आए और मामले में कार्रवाई करने पहुंची। दरअसल छुट्टियों में घर पहुंची CISF के सब इंस्पेक्टर से प्रधान पति और उसके बेटे ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पीड़ित सहित उसके पिता और बहन की जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल पीड़ित महिला अपना घर बनवा रही थी, जिसके चलते कुछ सामान सड़क पर बिखरा हुआ था, लेकिन उसका ऐसा करना दबंग प्रधान और उसके बेटे को नागवार गुजरा। प्रधान की इस दबंगई का एक शख्स ने वीडियो बना लिया, जिससे उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार
परिवार डरा हुआ है और अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार उसने लगाई थी, जिस गुहार को एपीएन ने अधिकारियों तक पहुंचाया और अब इस परिवार को सुरक्षा मिली हुई है और इस पर पूरे प्रशासन हरकत में है। सैदपुर गांव थाना बैलैनी जनपद बागपत में दो परिवारों के बीच एक छोटा सा दरवाजे के सामने चबूतरे को लेकर विवाद हुआ। इसमें दोनों परिवार के पुरुष और महिलाओं के बीच में गुत्थम गुत्था हुई, मारपीट हुई। उसमें एक सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर है जो ट्रेनिंग कर रही है, छुट्टी पर घर आई थी, उसके साथ भी मारपीट हुई। इसमें मुकदमा कायम कर लिया गया उचित धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ। 2 लोगों के खिलाफ हम विधिक कार्रवाई कर चुके हैं, शेष 2 की तलाश जारी है। और एपीएन की खबर का एक और असर हुआ है। गर्भपात कराने से मना करने पर मारपीट करके तलाक देने के मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एपीएन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल फतों की नगरी कहे जाने वाले देवबंद के करीब नानौता में एक महिला ने 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। 2 बार बेटी पैदा होने पर ससुराल वाले उस पर तीसरी बार गर्भवती होने पर गर्भपात का दबाव बना रहे थे। शगुफ्ता नाम की इस महिला के इनकार के बाद इससे मारपीट की गई और 3 तलाक कहकर इसे घर से निकाल दिया गया। शगुफ्ता के इस दर्द को एपीएन ने सबसे पहले आपके सामने रखा और उसके बाद इसे प्रशासन की तरफ से पूरी मदद पहुंचाई गई। ये है शगुफ्ता और उसकी 2 बेटियां। शगुफ्ता यानी खुशियों से भरपूर, लेकिन शादी के 5 बरस होते होते उसकी खुशियां काफूर हो गई। एक हिंदुस्तानी औरत की तरह उसने शमशाद और उसके घर वालों को हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेमानी हो गई, क्योंकि लड़के की उम्मीद में 2 बेटियों को जन्म दे दिया। तीसरी बार शमशाद जोखिम लेने के तैयार नहीं था। शमशाद ने गर्भपात कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अपनी खराब सेहत की वजह से शगुफ्ता ने इनकार कर दिया। बदले में उसके साथ क्या सलूक हुआ, सुनिए उसी की जुबान। मैं कहने लगी लड़की हो लड़का हो, मैं जाने इतनी नहीं, मेरी तबीयत खराब हो। उन्हें लड़के की चाहत थी, मैं इस बात को अमानना नहीं हुई बिल्कुल भी। तो मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, रिश्तेदारों को बुला लिए, उसने मुझे तलाक दे दी। शगुफ्ता ने मायके जाकर नानौता पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब शगुफ्ता की उम्मीदें पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिकी हुई हैं। यहाँ थाने में रिपोर्ट दिया 23 साल, इन्होंने कोई भी मेरी सुनाई कार्रवाई कुछ नहीं सुनी। फिर उसके बाद अब क्या किया? फिर उसके बाद अब मैंने मोदी जी को चिट्ठी भेजी, प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी। अब मैं 3 तलाक को खत्म करे, मेरी बात का मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न होवे। चुनावी मुद्दा बनने के बाद 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं की बीजेपी की सरकारों से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। सवाल सिर्फ 3 बार तलाक बोलने का नहीं है, सवाल इन छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश का भी है, परिवार की माली हालत का भी है और खुद शगुफ्ता की निजी जिंदगी का भी है। शमशाद की खुशियों को समेटने में ढल चुकी शगुफ्ता की खुशियां समेटने कोई आएगा, इसमें शक है, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से शगुफ्ता का अब फिर से शगुफ्ता होना आसान नहीं होगा। रोशनलाल सैनी, सहारनपुर, एपीएन। और एपीएन पर जब ये खबर दिखाई गई तो पुलिस ने इस शगुफ्ता के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी एपीएन पर दिखाई गई खबरों का असर, और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास भी यदि कोई खबर है तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और ताकि उसे एपीएन पर दिखाया जा सकते, खासकर वो खबरें जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं। बात अब पुलिस के चेहरे की करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आगे हम पुलिस का आपको वो चेहरा दिखाएंगे जो आमतौर पर आपने नहीं देखा है, लेकिन इससे पहले पुलिस से जुड़ी हुई तमाम विवादों की बात करते हैं और उस चेहरे की बात करते हैं जो आमतौर पर पुलिस की दिख जाती है। यूपी में चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान पर सवाल उठने लगे हैं और इसके पीछे कुछ पुलिस वालों की खास तरह की कार्रवाई है। राज्य सरकार की सख्त हिदायत के बावजूद पुलिस वाले कई मामलों में अपनी हदें पार कर जाते हैं। पुलिस पर आरोप है कि वह सड़क पर घूम रहे जोड़ों को जबरन थाने ले जाती है और कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे पैसा वसूलती है। ऐसा ही एक मामला रामपुर में सामने आया है, जहां एक चाचा भतीजी को पुलिसिया बर्बरता का शिकार होना पड़ा।
रामपुर जिले की एकता चौकी के अंतर्गत दवा लेने अपने गांव से रामपुर शहर जा रहे एक युवक और युवती को रास्ते में बातें करते देख एकता चौकी इंचार्ज ने धर दबोचा और ले आए पुलिस चौकी। मिन्नतें करने गिड़गिड़ाने के बाद भी वो नहीं माने तो युवक ने अपने रिश्तेदारों को बुलवा लिया। उनके बताने पर भी कि ये आपस में चाचा भतीजी हैं, दरोगा जी नहीं माने जब तक कि 5,000 रुपए घूस न वसूलिए गए। पुलिस को घूस देने वाला वीडियो जब वायरल हो गया तो पुलिस अधिकारियों ने भी मामले की सुध ली। आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और अब मामले की जांच की बात कही जा रही है। जी ये एकता चौकी का मामला है जिसमें एक पीड़ित का वीडियो वायरल हुआ था, उसको हम लोग ने संज्ञान लिया है। उसी आधार पे उसकी विभागीय कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और जांच उसे की जा रही है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदार पुलिस का एक और चेहरा इटावा में भी सामने आया, जहां 3 पुलिसकर्मी सरकारी वाहन में शराब पीते पाए गए। खाकी पर दाग की ये खबर कोई नई नहीं है, लेकिन न गुंडाराज और न भ्रष्टाचार के नारों के साथ यूपी की सत्ता में आई योगी सरकार को पुलिस की छवि सुधारने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। रामपुर से मुजस्सिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए हम देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। लोकसभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा में उस समय सदन में ठहाके गूंजने लगे जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव बोलने के लिए खड़े हुए। मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही रहे थे, तभी कुछ सांसदों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में क्या कहा था। मुलायम ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत पर कहा कि यूपी बनाना भी जानता है और पटकना भी जानता है। अगर चुनावी वादे पूरे नहीं किए तो बीजेपी का हाल बुरा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कुछ नेता लगातार बीजेपी के संपर्क में। नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरों के पीछे सबसे बड़ी वजह है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके मतभेद बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी की फेवरेट शब्द नहीं है, उनका फेवरेट शब्द भाइयों और बहनों। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 26 मई 2014 के बाद से कुल 440 भाषण दिए हैं, जिसमें उन्होंने 750 बार भाइयों बहनों शब्द का प्रयोग किया, जबकि महज 61 बार मित्रों शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक हृदय नारायण दीक्षित का यूपी विधानसभा अध्यक्ष बनना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। हृदय नारायण दीक्षित ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी में दीक्षित को अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति भी बन चुकी है। राजस्थान के उदयपुर में एकलिंग छावनी स्थित पहाड़ियों पर बीती रात लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी है। हेलीकॉप्टर पिछोला झील से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। सेना के 200 जवान और एनडीआरएफ की टीमें लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगी हैं। और आप देख रहे हैं देश की बात। हम आपको बता दें कि यदि आप APN से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो करें और यहाँ आप आकर अपने मैसेज हमें दे सकते हैं और सीधे तौर पर हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा ट्विटर पेज है APN न्यूज इंडिया, इसे आप फॉलो करें और DM के द्वारा हमारे साथ जुड़ जाएं। यानी DM यानी डायरेक्ट मैसेज दे के आप चाहें तो अपनी खबर हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9643106027। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने वीडियोस हम तक भेजें, अपनी पूरी खबर आप हम तक भेजें और हम उस खबर को ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। APN न्यूज इंडिया है, ये हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ पर आप हमारी खबरों को लाइक कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी हम तक भेज सकते हैं। contact@apnlive.com ये हमारा ईमेल ID है और यहाँ पर आप अपनी पूरी जानकारी, अपनी पूरी खबर, अपना पूरा वीडियो हमारे साथ ईमेल के द्वारा जोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास एक अफ्रीकन लड़की पर हमला किया गया है। लड़की ओला कैब से कहीं जा रही थी, उसे कैब से जबरन उतारकर पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि अभी कल मंगलवार को ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने विदेशी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया था।
बुधवार की तड़के पीड़ित अफ्रीकन लड़की ओला कैब के जरिए एलएस टोनिया अपार्टमेंट जा रही थी, जहां पर वो रहती है। तभी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने रोककर उसे थप्पड़ मारे। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जितने भी क्षेत्र में हमारे फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं या स्टूडेंट्स के रूप में यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं कर दी हैं। हमारी यूपी 100 की लगभग 30 गाड़ियां हमने उस क्षेत्र में मोबाइल कर दी हैं। पीएसी हमने तैनात कर दी है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स को वहाँ मोबाइल कर दिया है और हमारा प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटना फिर से ना हो। दरअसल ग्रेटर नोएडा की एनएसजी सोसाइटी में रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र मनीष खारी 25 मार्च को अचानक लापता हुआ था, जिसको लेकर लोगों ने कासना थाने में हंगामा किया। परिवार का आरोप था कि नाइजीरियन छात्रों ने मनीष का अपहरण कर लिया। परिजनों का आरोप था कि अगले दिन सुबह जब मनीष घर पहुंचा तो उसे खून की उल्टियां हुई। वो काफी नशे में था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मनीष के पिता ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी सोसाइटी के ही रहने वाले 5 नाइजीरियन छात्रों ने मनीष को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसका अपहरण किया और उसे मार डाला। इसके बाद 5 नाइजीरियन छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर इन सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन इससे पहले कि मामला पूरी तरह शांत हो पाता, कुछ उपद्रवियों ने इलाके में रह रहे नाइजीरियन लोगों के साथ 2 स्थानों पर मारपीट की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूपी सरकार से मामले में रिपोर्ट मांगी है। सुषमा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से फोन पर बातचीत भी की और योगी ने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम पद्म पुरस्कार के लिए प्रस्तावित लोगों की लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2017 के लिए कई बड़ी हस्तियों के नामों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने धोनी का नाम हटाए जाने के पीछे कोई कारण साफ तौर पर नहीं बताया है। साल 2007-2008 में देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे जाने वाले पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम पद्म पुरस्कार की प्रस्तावित लिस्ट से हटा दिया गया है। 2009 में धोनी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इस साल पद्म विभूषण के लिए धोनी का नाम वापस ले लिया गया। हालांकि गृह मंत्रालय ने धोनी का नाम हटाए जाने के पीछे कोई कारण नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी के दौरान उनकी आईपीएल टीम प्रबंधन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसकी आंच धोनी पर भी आई थी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 2016-2017 के आईपीएल सीजन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टीम इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा धोनी भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दूसरे कप्तान बने। धोनी ने 2011 विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया को 1983 के बाद एक बार फिर विश्व विजेता बनाया था। धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया पहली बार टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी। इसके साथ ही माही के नेतृत्व में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी पर भी जीत दर्ज की। धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान रहे जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने आईसीसी की तीनों ट्रॉफी अपने नाम की। अपने हैरत अंगेज फैसलों के लिए जाने जाने वाले मशहूर धोनी ने इस साल की शुरुआत में वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर सबको चौंका दिया था। धोनी के अलावा और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट से हटाया गया है, उनमें बीजू जनता दल सांसद बैजयंत पांडा, धार्मिक गुरु गुरमीत राम रहीम, दिवंगत एयर होस्टेस निर्जा भनोट और तबला उस्ताद जाकिर हुसैन सहित कई राजनेता शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों के लीक मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने जानकारी लीक करने के आरोप में संबंधित एजेंसी पर 10 साल का बैन लगा दिया है। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी भारत सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण है कि धोनी की आधार जानकारी का सोशल मीडिया में लीक हो जाना। जी हां, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी की आधार डिटेल सोशल मीडिया पर लीक हो गई है।
इस बात से नाराज उनकी पत्नी साक्षी ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर इस बात की शिकायत की। साक्षी ने रविशंकर को ट्वीट करते हुए निजी जानकारी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त, कोई पर्सनल डिटेल को बाहर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी पत्नी को आश्वस्त किया है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मैंने सीएससी को निर्देश दिया है कि उस उत्साही नौजवान को समझाया जाए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दरअसल मंगलवार को रविशंकर प्रसाद ने CSCE यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के आधार कार्ड सेंटर पहुंचने का फोटो शेयर किया था। धोनी वहां अपना आधार कार्ड बनवाने पहुंचे थे, जिसका फोटो आधार बनाने वाली एजेंसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। इसी फोटो को रविशंकर प्रसाद ने रिट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए साक्षी ने उनसे पूछा, क्या किसी तरह की प्राइवेसी भी बची है? आवेदन फॉर्म समेत आधार कार्ड की जानकारी पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। साक्षी के ट्वीट का जवाब देते हुए रविशंकर ने कहा कि आपकी जानकारी पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद साक्षी ने भी IT मिनिस्टर का धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया कि तुरंत एक्शन और जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और सबसे पहले आधार के हैक होने से रोकेंगे, ऐसा कहा था साक्षी ने। और दरअसल पूरा ये मसला कुछ इस तरह से आया कि सबसे पहले धोनी का जो आधार ID की कई सारी डिटेल्स थी वो वेबसाइट्स पे आ गई, जिसको लेकर साक्षी धोनी काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने ट्वीट करके सरकार से ऐसा करने से रोका और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं को आगे होने से रोका जाएगा। धोनी की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और उनके पति के आधार डिटेल सार्वजनिक हो गई है, ये बताया रविशंकर प्रसाद ने, और कहा कि आगे इस पर जरूर हम रोक लगाएंगे, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा। और इतना ही नहीं, ये पूरा मसला संसद में भी उठा और आधार को किस तरह से और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए, इस पर बहस भी हुई। और इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पेंटागन को बिना आधार के भी हैक कर लिया गया, इसलिए हैकिंग आधार की वजह से नहीं हुई है। साफ है कि जेटली की सही जवाब देने के बजाय दलील देने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। हालांकि विपक्षी दलों ने इसको खूब तूल दी। उधर सुप्रीम कोर्ट में देश भर में सभी वाहन निर्माताओं के गोदामों में पड़ी 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां 1 अप्रैल के बाद कबाड़ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये सभी गाड़ियां BS3 मानक के हिसाब से बनी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिना BS4 मानक की गाड़ियों की बिक्री पर 1 अप्रैल से रोक लगा दी है। देश के वाहन निर्माताओं के गोदामों में खड़ी ये गाड़ियां अब कभी सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में BS3 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अप्रैल से लागू होगी। वाहन निर्माता की कंपनियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 1 अप्रैल के बाद से कोई भी निर्माता या डीलर BS3 मानक वाले वाहनों को नहीं बेच पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल फायदे से ज्यादा आम लोगों की सेहत महत्वपूर्ण है। आज के आदेश में कोर्ट ने ये कहा है कि जहां कंपनियों को पता था कि BS4 पहली अप्रैल से आ रहा है, मगर तभी भी उनने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बना के रखे, यही उम्मीद करके कि वो अगले 6-8 महीने तक बेच सकेंगे। और कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो गाड़ियाँ इंडिया में नहीं बिकेंगी, किसी भी जगह नहीं बिकेंगी इंडिया में। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से स्टॉक में मौजूद BS3 गाड़ियों की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने कंपनियों से दिसंबर 2015 के बाद से हर महीने की BS3 गाड़ियों के निर्माण का आंकड़ा भी मांगा था। आंकड़े के मुताबिक इन गाड़ियों की संख्या 8.2 लाख है। कोर्ट ने कहा कि कार निर्माता जानते थे कि 1 अप्रैल से BS4 लागू होना है, फिर भी BS3 कार बनाते रहे, उनको रियायत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा है और ऐसे मामले में हम कंपनियों के फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अहम है और ये बात गौर करने लायक है कि ये गाड़ियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। केंद्र ने 1 जनवरी 2014 को नोटिफिकेशन जारी कर BS4 लागू करने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और हम आपको बता दें कि जीएसटी बिल संसद में पास हो गया है। कई नए चेंजेस के साथ, कई नए परिवर्तन के साथ, अमेंडमेंट के साथ जीएसटी बिल पास हो गया है। पूरी डिटेल में खबर हम आपको तुरंत देंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर और ले लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े 5 मामलों में फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। ये वो 5 मामले हैं जिन्हें साक्ष्यों के अभाव में 1986 में ही बंद कर दिया गया था। कोर्ट का मानना है कि इन मामलों में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ नहीं की गई, इसलिए इन मामलों पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इसके लिए एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। कर्नाटक में लॉ अयर्स के अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों एन धर्म सिंह और एसडी कुमार स्वामी के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। देश के राजमार्गों पर 1 अप्रैल के बाद से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब से ज्यादा अहम जिंदगी है। उधर इस मामले में तमाम राज्यों के शराब विक्रेता संघों ने मांग की है कि दूरी की सीमा को और कम किया जाए। तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी इस मांग का समर्थन किया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में समान चुनाव चिन्ह दिए जाने की स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होती है, इसलिए समान चुनाव चिन्ह नहीं होने पर कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के कई चरण पूरे होने के बाद याचिका दायर की गई है और इसीलिए इस मामले में हस्तक्षेप करने में देर हो चुकी है। यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल के बाद याचिका पर सुनवाई करने को कहा है। ये याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति और अन्य ने दाखिल की है। आगरा के ताजमहल में टूरिस्ट गाइड के लाइसेंसों का नवीनीकरण न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने एएसआई से लाइसेंस जारी करने की गाइडलाइंस भी मांगी है और पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा। आज के दिन का क्या ऐतिहासिक महत्व है, देखते हैं देश की बात में। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी पर पहली बार मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। अंग्रेज शासन के खिलाफ भारत में ये पहला सैनिक विद्रोह था जिसमें क्रांतिकारी मंगल पांडे ने ये कार्रवाई शुरू की थी। और 29 मार्च 1868 में ब्रिटिश संसद ने कनाडा के गठन के लिए उत्तरी अमेरिका अधिनियम पारित किया था। 29 मार्च 1913 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 29 मार्च 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग पर किए गए क्योटो संधि को मानने से इनकार कर दिया था। 29 मार्च 2004 में आयरलैंड कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना था। और आज सुरमा भोपाली का जन्मदिन है, यानी सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी उर्फ जगदीप आज ही के दिन दुनिया में नमूदार हुए। फिल्म शोले में अपने किरदार से दर्शकों के दिल में छा जाने वाले जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। जगदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बी.आर. चोपड़ा के फिल्म अफसाना से की थी। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही उन्होंने लैला मजनू में काम किया। जगदीप ने कॉमिक रोल बिमल रॉय के फिल्म 2 बीघा जमीन से करना शुरू किया था। इसके बाद वो तमाम बड़ी फिल्मों में हरियाली, रास्ता, खिलौना, प्रतिज्ञा, शोले, चला मुरारी, हीरो बनने, स्वर्ग नरक और न जाने कितनी फिल्में ऐसी रहीं जो जगदीप के नाम रहीं और जगदीप की अदायगी के नाम रहीं। लेकिन पहचान शोले के सुरमा भोपाली से मिली। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।